गुड इवनिंग। साउंड क्लियर है? ओके। इंस्ट्रूमेंट्स में अभी तक हम लोगों ने देखा है, स्टार्ट किए थे हम लोगों ने सीआरओ वाला पार्ट। सीआरओ में इनिशियली सीआरटी देखा है, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। देन ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ कल हम लोगों ने देखा था। इस ब्लॉक डायग्राम के साथ टाइम बेस्ड जनरेटर देखा है, टाइम बेस्ड जनरेटर। देन टाइम बेस्ड जनरेटर के बाद हम लोगों ने देखा था वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम है। देन फोकसिंग सिस्टम देखा था हम लोगों ने। एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ, एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ की एप्लीकेशंस एक्चुअली किस तरह से सीआरओ को यूज किया जा सकता है, उस एप्लीकेशन पार्ट में देखते हैं। पहला एप्लीकेशन डीसी वोल्टेज मेजरमेंट। ये एप्लीकेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। डीसी वोल्टेज मेजरमेंट, डीसी सिग्नल सीआरओ स्क्रीन ग्राफ पेपर जैसे होता है, नंबर ऑफ डिविजन्स, मल्टीपल डिविजन्स इस पे होते हैं। कंसीडर करते हैं यहाँ पे ये डीसी सिग्नल स्ट्रेट लाइन यानी डीसी सिग्नल, सीआरओ स्क्रीन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी टाइम एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस यानी वोल्टेज एक्सिस। यहाँ ये नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे। कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स 10 है, 10 डिविजन्स। सेंटर से यहाँ तक कंसीडर करते नंबर ऑफ डिविजन्स में 10 डिविजन्स है। तो डीसी वोल्टेज लेट number of divisions equal to 10 divisions। 10 लेने के पीछे पर्पस इतना ही है कि कैलकुलेशन आसान होता है। एंड वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी वोल्ट पर डिवीजन नॉर्म। कल हम लोगों ने जो डायग्राम बनाए थे, ब्लॉक डायग्राम बनाए थे, उस ब्लॉक डायग्राम को अगर आप लोगों ने ध्यान से नोट किया होगा तो बाद में मैंने उसमें 2 नॉब लगा के दिए थे। वर्टिकल एटेन्यूएटर पे वोल्ट पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन नॉब लगाए थे हम लोगों ने टाइम बेस्ड जनरेटर पे, जिसमें से वोल्ट पर डिवीजन वोल्टेज के लिए यूज करेंगे और टाइम के लिए टाइम पर डिवीजन नॉब यूज करेंगे। अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम पर डिवीजन, वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो वोल्ट पर डिवीजन। ये कंसेप्ट सेम कंसेप्ट है जो हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ऐसा कुछ स्केल सिलेक्ट करते हैं। वोल्ट पर डिवीजन भी उसी तरह का स्केल है। अगर यहाँ से ये ग्राफ पेपर से अगर 10 डिवीजन से मतलब 10 सेंटीमीटर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1000 किलोमीटर से, इससे एक्चुअल रीडिंग मिलता है हम लोगों को, इससे एक्चुअल रीडिंग मिलता है। सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो करना है, सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे। कंसीडर करते हैं वोल्ट पर डिवीजन नॉब 2 वोल्ट्स पर डिवीजन पे है, 2 वोल्ट्स पर डिवीजन
तो डीसी वोल्टेज VDC इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट पर डिवीजन नॉट. नंबर ऑफ डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट पर डिवीजन नॉट. नंबर ऑफ डिविजन से 10 मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट पर डिवीजन नॉट है 2 पे, तो ये होगा 20 वोल्ट्स. डीसी वोल्टेज मिल रहा है मुझे 20 वोल्ट्स. Then AC voltage measurement. AC voltage measurement. AC voltage measurement. फिर से ग्राफ में CRO स्क्रीन. हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वोल्टेज एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम होगा, वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज होगा. एसी सिग्नल यानी साइन वेव होता है. एसी सिग्नल यानी साइन वेव फॉर्म में होता है, जिसमें इतना पार्ट यहां से इतना पार्ट इसे मार्क करते हैं पीक वोल्टेज वैल्यू VP. ऊपर VP नीचे VP, तो ऊपर से नीचे तक यहां से यहां तक का जो पीक है इसे मार्क करेंगे VPP. VP is peak voltage. VPP peak to peak voltage. अब AC वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी. AC वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इसमें एडिशनल कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. AC वोल्टेज AC इक्वल टू इसी को RMS वैल्यू भी कहा जाता है. ये कैलकुलेट करना है. RMS वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन है VP इक्वल टू √2 VRMS. हमारे पास यहाँ पे पीक वोल्टेज भी नहीं, VPP अवेलेबल होगा. तो RMS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा VP डिवाइड बाय √2. Let VPP पीक टू पीक वोल्टेज इक्वल टू 10 डिविजन्स. यहाँ से इतना पूरा ये 10 डिविजन से वोल्ट पर डिवीजन ऑफ, इसे कंसीडर करते हैं 10 वोल्ट्स पर डिवीजन पे. इसको कंसीडर करते हैं 2 वोल्ट्स पर डिवीजन पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया था 2 वोल्ट्स पर डिवीजन. अब ये भी वोल्ट पर डिवीजन ऑफ 2 वोल्ट्स पर डिवीजन पे रखते हैं. पीक टू पीक वोल्टेज की वैल्यू 10 डिविजन्स कंसीडर करते हैं. यहाँ भी हम लोगों ने 10 डिविजन्स लिया था. अब यहाँ पे अवेलेबल है पीक टू पीक वैल्यू. इस पीक टू पीक से VP कैलकुलेट होगा. VP इक्वल टू VPP बाय 2. यह आएगा 10 बाय 2 मीन्स 5 इन डिविजन्स. ये 10 यहाँ पे डिविजन्स में है, तो VP पीक वोल्टेज वैल्यू डिविजन्स में ही मिलेगा. RMS वैल्यू इक्वल टू VP बाय √2 इक्वल टू 5 बाय √2. ये डिविजन्स में हो गया. अब मुझे चाहिए AC वोल्टेज वैल्यू. यहाँ पे डिविजन्स में कैलकुलेशन किया. वोल्टेज वैल्यू VAC इन वोल्ट्स इक्वल टू सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट पर डिवीजन नॉट. नंबर ऑफ डिविजन्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, काउंट किया 5 बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट पर डिवीजन नॉट दिया है 2 वोल्ट्स पर डिवीजन पे, तो ये आएगा 5 √2 इज 1.414. ये कुछ आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.3 कुछ. 5 4 20 कैरी 2 5 मतलब 5 7 5 4 20 707 7.07 volts.
एसी वोल्टेज मिलेगा 7.07 वोल्ट्स। जहां 10 डिविजन्स के लिए डीसी वोल्टेज डायरेक्टली 20 वोल्ट्स मिलता है, एसी के लिए एडिशनल कैलकुलेशन करना है। एडिशनल कैलकुलेशन इसलिए कि एसी यानी साइन वेव है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एसी यानी आरएमएस वोल्टेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर नंबर ऑफ डिविजन्स 10 दी है तो पहले मैंने डिविजन्स को ही एसी में कन्वर्ट कर लिया और इसे फिर वोल्ट पर डिवीजन ऑफ से मल्टीप्लाई किया। अगर ऐसे स्टेप वाइज ना करते हुए डायरेक्ट यहाँ पे अगर 10/2 रखते हैं तब भी चलेगा। लिख लो इसे। अपने क्लास का नंबर नहीं बढ़ रहा है, नंबर बढ़ना चाहिए। 16 पे ही है, 16 18 है। हो गया तो बताते भी जाओ हो गया करके। हो गया। AC voltage measurement, number of divisions
नंबर ऑफ डिविजन्स, कितने नंबर ऑफ डिविजन्स, लेकिन ये नंबर ऑफ डिविजन्स आरएमएस में मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट पर डिवीजन नॉब। वोल्ट पर डिवीजन नॉब दिया है 2 वोल्ट्स पर डिवीजन पे, वोल्ट पर डिवीजन नॉब दिया है 2 वोल्ट्स पर डिवीजन, 2 वोल्ट्स पर डिवीजन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आरएमएस वैल्यू, दिस आरएमएस वैल्यू इज वीपी बाय रूट 2, आरएमएस वैल्यू इज वीपी बाय रूट 2, वीपी इज वीपीपी बाय 2, तो वीपीपी बाय 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, वीपीपी है 10 बाय रूट 2, वीपीपी है 10, वीपीपी पीक टू पीक वोल्टेज वैल्यू इन नंबर ऑफ डिविजन्स 10 by root 2 means 5 root 2 and this 5 root 2 is 7.07 volts। अगर इस तरह का कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो ये इस तरह से डायरेक्ट किया जा सकता है। तीसरा एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हमेशा पूछा जाता है। ये 2 तरीके से किया जाता है, डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड इसमें डायरेक्ट मेथड। मेथड में सिर्फ नाम ही डायरेक्ट है, बट एज सच डायरेक्ट कुछ नहीं है इसमें। दिस इज सीआरओ स्क्रीन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम, वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी अगर मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी अगर मेजर करना है तो फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी टाइम की। फ्रीक्वेंसी अगर मेजर करना है तो फ्रीक्वेंसी के लिए जरूरत पड़ेगी टाइम की। टाइम का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मुझे मिलेगा टाइम टी। अब मुझे नंबर ऑफ डिविजन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखने हैं। लेट नंबर ऑफ डिविजन्स फॉर टाइम इक्वल टू 10 डिविजन्स कंसीडर करते हैं। टाइम पर डिवीजन ऑफ ये कंसीडर करते हैं 2 मिलीसेकंड पर डिवीजन। स्केल जो मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर बोला था, सेम उसी तरह का टाइम पर डिवीजन ऑफ यानी स्केल 2 मिलीसेकंड पर डिवीजन। एक डिवीजन 2 मिलीसेकंड्स रिप्रेजेंट करता है। टाइम डायरेक्ट कैलकुलेट होगा, टाइम t इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पर डिवीजन ऑफ, ये होगा नंबर ऑफ डिविजन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलीसेकंड्स 20 milliseconds। फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू होता है 1 by t। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली यानी 1000 by 20, 1000 by 20 यानी 50 हर्ट्ज। 1000 by 20, 1000 by 20, 0 cancel, 100 by 2, 50 hertz। 50 hertz is frequency of AC signal। जो हम लोग AC सिग्नल यूज करते हैं घर पे, जो AC सिग्नल यूज करते हैं उस AC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। जो कि डायरेक्ट मेथड, नाम भले ही डायरेक्ट है लेकिन डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं होगी। पहले इसमें टाइम कैलकुलेट होगा, टाइम से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जाता है। पहले टाइम कैलकुलेट होगा और फिर टाइम को रिलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। टाइम से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है। सेकेंड मेथड Lizajous, LISSAJOUS, Lizajous pattern method। ब्लॉक डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, आप लोग ब्लॉक डायग्राम में देखो, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को 2 जगह से इनपुट मिलता है। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर
इसे दो जगह से इनपुट मिलता है, पॉसिबिलिटी दो जगह से। एक तो टाइम बेस्ड जनरेटर, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, स्विच को INT/EXT कहा जाता है। कल मैं ब्लॉक डायग्राम में शायद लिखना भूल गया, INT/EXT स्विच कहा जाता है। When INT is connected, when time based generator is connected with INT is connected with horizontal amplifier is connected to time based generator, और जब एक्सटर्नल पे कनेक्टेड है तो X इनपुट पे कनेक्टेड है। अगर हम लोग टाइम बेस्ड जनरेटर ऑफ रखते हैं और X इनपुट से स्टैंडर्ड सिग्नल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली स्टैंडर्ड सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो CRO स्क्रीन पे कुछ इलिप्टिकल पैटर्न जनरेट होते हैं। उन पैटर्न्स को कहा जाता है Lysage's पैटर्न मेथड। When time based generator is off, time base is off, X input is used for standard signal. When time based generator is off, time based generator हम लोगों ने जो ब्लॉक डायग्राम से कल कनेक्शन किया था, टाइम बेस्ड सिग्नल सॉटूथ जनरेटर यूज किया था। अब इसको ऑफ करते हैं और इसकी जगह X इनपुट को यूज करते हैं। CRO स्क्रीन पे कुछ इलिप्टिकल पैटर्न्स मिलते हैं, उन पैटर्न्स को कहा जाता है Lysage's पैटर्न्स। Lysage's पैटर्न मेथड से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। Fy is unknown frequency, Fx is standard frequency। X इनपुट स्टैंडर्ड सिग्नल है तो Fx यानी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, नॉन फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब नॉन फ्रीक्वेंसी। Fy is unknown frequency तो Fx is standard frequency। Number of loops cut by horizontal axis upon number of loops cut by vertical axis। Fy upon Fx equal to number of loops cut by horizontal axis upon number of loops cut by vertical axis। y axis के सामने horizontal वर्ड आया है और x के सामने vertical वर्ड आया है। अब ये कैसे होगा? किसी एक क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं, इलिप्टिकल पैटर्न जनरेट हुआ है। ये इलिप्टिकल पैटर्न Lysage's पैटर्न यहाँ अज्यूम करते हैं कि एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है। नॉर्मली जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ CRO स्क्रीन पे जो ग्राफ मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को एक एक पॉइंट पे ही कट करेगा, एक ही पॉइंट पे टच होता है या कट करता है। यहाँ अज्यूम करते हैं Fx 300 हर्ट्ज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, Fx 300 हर्ट्ज है। अब नंबर ऑफ लूप्स कट Fy by Fx equal to Fy is unknown frequency, Fx is standard frequency। यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये एक ही पॉइंट पे कट करता है, वर्टिकल एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करता है, तो Fy by Fx। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कट होने वाला एक ही पॉइंट है 1 अपॉन वर्टिकल एक्सिस पे दो पॉइंट्स कट होते हैं तो 2। ये आएगा Fy equal to Fx by 2, 300 by 2 means 150 हर्ट्ज। इसी तरह से अगर तीन इलिप्स है, अभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट होगा, वर्टिकल एक्सिस पे लेकिन 3 पॉइंट्स पे कट होगा।
by 3, fx है 100, वो fx है 300, 300 by 3 ये होगा 100 हर्ट्ज, 300 by 3 is 100 हर्ट्ज। इसी तरह से अगर हम लोग वर्टिकल इलिप्स कंसीडर करते हैं, वर्टिकल इलिप्स कंसीडर करते हैं तो यहाँ fy by fx, fx फिर से 300 हर्ट्ज ही रखते हैं, फिर से 1 by 1 ही आएगा, fy इक्वल टू fx इक्वल टू ये 300 हर्ट्ज ही होगा। देन वर्टिकल इलिप्स में दो इलिप्स कंसीडर करते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दो पॉइंट्स को कट करता है। fy by fx इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स कट बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस 1 2, नंबर ऑफ लूप्स कट बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस 1 and 2 2, नंबर ऑफ लूप्स कट बाय वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में एक ही जगह कट हो रहा है तो 2 by 1, क्या आएगा fy इक्वल टू ट्वाइस fx, fx है 300 तो ये होगा 600 हर्ट्ज। इसी तरह से अगर तीन इलिप्स है, तीन वर्टिकल इलिप्स है तो अब ये आप लोगों के लिए काम है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा आप लोग बताओ। ये कट होता है 1 2 3 तीन पॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, लेकिन वर्टिकल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट होता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा ये आप लोग बताओ, लिखो ऐसे और मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ जहां तीन वर्टिकल इलिप्स है। सही है, बराबर। ये 3 मार्क के लिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट 3 मार्क के लिए आ सकता है। तीन वर्टिकल इलिप्स, उसमें फ्रीक्वेंसी आएगा 900 हर्ट्ज। चलो कुछ स्ट्रेंथ बढ़ रही है अपनी, 2-4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा दिख रहे हैं आज क्लास में। नेक्स्ट वीक से हम लोग पावर सप्लाई स्टार्ट करेंगे। उस पावर सप्लाई वाले लेसन में कोशिश करो मैक्सिमम स्टूडेंट्स रेगुलर मींस ऑनलाइन में क्लास कर सके, डायरेक्ट लाइव क्लास कर सके। नाम डायरेक्ट है, पहले हम लोग को इसमें टाइम मिल गया तो इसको फ्रीक्वेंसी से टाइम से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन है इक्वल टू 1/t, 1/20 मिलीसेकंड से मिलता है मुझे 20 हर्ट्ज। देन टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑफ रख के x इनपुट को यूज करते हैं स्टैंडर्ड सिग्नल के लिए। टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑफ रख के अगर हम लोग x इनपुट यूज करते हैं स्टैंडर्ड सिग्नल के लिए तो कुछ इलिप्टिकल पैटर्न सीआरओ स्क्रीन पे आते हैं। इस तरह के इलिप्टिकल पैटर्न सीआरओ स्क्रीन पे आते हैं जिसे लीज़ार्जस पैटर्न कहा जाता है, लीज़ार्जस पैटर्न्स। इस पैटर्न से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला fy/fx इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स कट बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस अपॉन नंबर ऑफ लूप्स कट बाय वर्टिकल एक्सिस। fy/fx इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स कट बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, y के सामने हॉरिजॉन्टल, x के सामने वर्टिकल। अब यहाँ जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी fx कंसीडर करते हैं 300 हर्ट्ज, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, अननोन फ्रीक्वेंसी fy कैलकुलेट करना है।
यहाँ अगर देखते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स मिला है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करता है, वर्टिकल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करता है। तो Fy/Fx आएगा 1/1 Fy/Fx नंबर ऑफ लूप्स कट बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस 1, नंबर ऑफ लूप्स कट बाय वर्टिकल एक्सिस 1। तो ये आएगा Fy इक्वल टू Fx, Fx है 300, तो Fy अननोन फ्रीक्वेंसी भी 300 हर्ट्ज होगा। अब इस केस में अगर देखते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक ही पॉइंट को कट करता है, वर्टिकल एक्सिस को दो एलिप्स से दो पॉइंट पे कट करते हैं, तो 1/2 आएगा Fx/2 150 हर्ट्ज, Fx स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 300, 150 हर्ट्ज अननोन फ्रीक्वेंसी मिलेगा 150 हर्ट्ज। इसी तरह से जब तीन एलिप्स हो तो वर्टिकल एक्सिस तीन पॉइंट पे कट करता है, हॉरिजॉन्टल एक ही पॉइंट पे 1/3 मींस 300/3 100 हर्ट्ज आएगा। इसी तरह से वर्टिकल एलिप्स के लिए 1 है तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी है सेम होगा स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। अब वर्टिकल एलिप्स में अगर दो एलिप्स है तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करता है, वर्टिकल एक्सिस को एक पॉइंट पे, तो 2/1 आएगा 600 हर्ट्ज। देन यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को तीन पॉइंट्स पे कट करता है। Fy/Fx हॉरिजॉन्टल एक्सिस को तीन पॉइंट्स पे कट किया है 3/1, तो Fy इक्वल टू आएगा 3 Fx है 300, ये फ्रीक्वेंसी होगी 900 हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क के लिए हमेशा पूछा जाता है, और अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, पॉसिबिलिटी है कि 4 मार्क के लिए भी सिर्फ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट पूछा जाए, लेकिन अगर 4 मार्क फेज मेजरमेंट भी पूछा जाए। अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट देखा है, फ्रीक्वेंसी के साथ फेज मेजरमेंट भी पूछा जा सकता है। फेज मेजरमेंट के लिए भी टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑफ रखना है, फेज मेजरमेंट के लिए भी टाइम बेस्ड जनरेटर ऑफ होगा, टाइम बेस्ड सिग्नल्स ऑफ होंगे, और टाइम बेस्ड ऑफ है तो एक्स इनपुट यूज होगा, एक्स इनपुट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड सिग्नल, स्टैंडर्ड सिग्नल के लिए एक्स इनपुट का यूज किया जाता है। फेज मेजरमेंट के लिए फिर से टाइम बेस्ड सिग्नल को ऑफ रखते हैं और एक्स इनपुट को यूज किया जाता है फॉर स्टैंडर्ड सिग्नल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसका टाइम एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वोल्टेज एक्सिस। टाइम एप्लीकेशन लेना है, ये सभी एप्लीकेशंस प्रैक्टिकली किए जाते हैं। इस केस में भी इलिप्टिकल पैटर्न जनरेट हुआ, लेकिन अब इसका तरीका अलग है, इसका मेथड चेंज होगा, इसका तरीका चेंज होगा, मेथड चेंज होगा। यहाँ ये पॉइंट, इस पॉइंट को देखते हैं, वर्टिकल एक्सिस इस इलिप्स को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। ये कट होने वाले दो पॉइंट्स, इनको मार्क करते हैं y1 से। देन जहां जहां इलिप्स खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, इधर नीचे यहाँ ये एंड हो रहा है, ये पॉइंट्स को मार्क करते हैं y2। वर्टिकल एक्सिस को जहां पे इलिप्स ने कट किया वो दो पॉइंट्स मार्क किए हम लोगों ने एज y1, और जहां जहां इलिप्स एंड हो रहा है, जिन दो पॉइंट्स पे इलिप्स एंड हो रहा है, इन दो पॉइंट्स का रीडिंग मार्क करेंगे y2। अब यहाँ का ये रीडिंग यानी नंबर ऑफ डिविजन्स पे आएगा, ये रीडिंग यानी फिर से नंबर ऑफ डिविजन्स पे होगा। लेट y1 इक्वल टू 5 डिविजन्स एंड y2 इक्वल टू 10 डिविजन्स। y1 5 डिविजन्स कंसीडर करते हैं और y2 यहाँ इतना, ये 5 डिविजन्स कंसीडर करते हैं और यहाँ से इतना 10 डिविजन्स कंसीडर करते हैं। 10-20 कंसीडर किया तो भी चलेगा, लेकिन डबल टर्म्स में लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसान होता है। फॉर्मूला इसका sin थीटा इक्वल टू y1 बाय y2 और थीटा इक्वल टू sin इनवर्स y1 बाय y2। y1 y2 दोनों नंबर ऑफ
डिविजन्स में ही होंगे। इसको कहीं पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, स्केल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कन्वर्ट भी करोगे तो अपॉन में है, उतना वो स्केल वाला जो भी पार्ट है डिवाइड होके भी सेम ही आएगा। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 और थीटा साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, कितना आएगा? साइन इनवर्स 1/2 कितना आता है? साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? थर्टी डिग्रीज। तो ये फेज होगा एंगल होगा 30 डिग्रीज का। अब यहाँ पे ये एंगल होगा, फेज होगा, मतलब दिस थीटा इज फेज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड सिग्नल एंड अननोन इनपुट सिग्नल। दिस फेज measurement is measurement of difference in phase between standard signal and unknown signal। unknown signal और standard signal के बीच में 30 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट किया था, उस फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल एट या इंफिनिटी साइन मिला था, या फिर हम लोगों ने इस तरह का वर्टिकल एट लिया था। ये वाले पैटर्न्स ऑब्जेक्ट 2 में अभी तक पूछे गए हैं। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के ये पैटर्न्स ऑब्जेक्ट 2 में पूछे गए हैं, बाकी के पैटर्न्स भी पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से फेज मेजरमेंट में कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स में से कुछ पैटर्न्स ऑब्जेक्ट 2 में पूछे जाते हैं। इलिप्स इस तरह का है, तो ये 30 डिग्री 60 डिग्री, देन अगर थोड़ा सा उस तरफ क्लिक करते हैं तो 270 डिग्रीज 120 डिग्रीज ऐसा आ सकता है। अगर हम लोग सर्कल कंसीडर करते हैं तो इसमें y1 एंड y2 दोनों रीडिंग सेम होगा। y1 इक्वल टू y2 होगा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1, y1 y2 दोनों सेम है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 आएगा, यानी थीटा होगा 90 डिग्रीज। देन लाइन विद पॉजिटिव स्लोप है, यहां हम लोगों ने लिया है सर्कल। लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, line with positive slope, theta equal to sin inverse यहाँ पे 0 पे आएगा, एक रीडिंग 0 पे आएगा, एक रीडिंग 0 पे आएगा। y1 0 पे होगा, जहां कट होता हुआ वाला पॉइंट y1 हम लोगों ने लिया है, y1 0 का। y2 रीडिंग हम लोगों ने काउंट नहीं किया, y2 ये कुछ रीडिंग होगा यहां से इतना। y1 अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0, यह आएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज। लाइन विद पॉजिटिव स्लोप कंसीडर करते हैं तो ये थीटा आएगा 0 डिग्रीज। वही लाइन विद नेगेटिव स्लोप कंसीडर करेंगे तो थीटा कितना होना चाहिए? यहाँ पे y पॉजिटिव था तो 0 डिग्रीज, वही y नेगेटिव होगा, y2 नेगेटिव होगा, साइन इनवर्स 0 बाय नेगेटिव y2, तो
तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्रीज। कितना होना चाहिए, 360 डिग्रीज होना चाहिए कि 180 डिग्रीज। साइन अगर हम लोग सर्कल पे प्लॉट करते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और यहाँ वापस आते हैं 360 डिग्रीज। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 +1, यहाँ -1। यहाँ अगर 0 है, पॉजिटिव के लिए 0 है, तो नेगेटिव के लिए 180 डिग्रीज होना चाहिए। लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप के लिए थीटा 0 डिग्रीज होगा, तो वही लाइन विथ नेगेटिव स्लोप के लिए -180 डिग्रीज होगा, थीटा 180 डिग्रीज होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इलिप्स का नहीं पूछेंगे क्योंकि इलिप्स में 30 डिग्रीज, थोड़ा सा ये नीचे गया तो 60 डिग्रीज, थोड़ा इधर आ गया तो 270 डिग्रीज, थोड़ा नीचे गया तो 120 डिग्रीज, वो एक्चुअल एंगल नहीं समझ में आता है। लेकिन लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप आसानी से आइडेंटिफाई होता है, लाइन विथ नेगेटिव स्लोप आसानी से आइडेंटिफाई होता है, सर्कल आसानी से आइडेंटिफाई होता है। इस तरह के स्टैंडर्ड पैटर्न्स ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, लिख लो इसे। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के साथ साथ फेज मेजरमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। कुछ एप्लीकेशंस हो गए सीआरओ के, इसके अलावा करंट मेजरमेंट, देन पैरामीटर, नेचर ऑफ वेवफॉर्म किस नेचर का है, साइन वेव है या फिर कॉस है। जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मैंने डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर बताया था, उसमें साइन इनपुट देने पर आउटपुट किस तरह का आता है, आउटपुट किस तरह का आता है, उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेटर है या डिफरेंशिएटर है। वो वेवफॉर्म चेक किया जा सकता है सीआरओ स्क्रीन पे, सीआरओ पे चेक किया जाता है, सीआरओ पे आउटपुट देखा जाता है कि किस तरह का वेवफॉर्म मिल रहा है, किस तरह का नेचर है। और जहाँ कहीं भी हम लोग वेवफॉर्म्स बताते हैं कि इस तरह का वेवफॉर्म होता है, इस तरह का वेवफॉर्म होता है, इवन ये सर्कल 90 डिग्रीज वेवफॉर्म जो मिल रहा है, ये भी सीआरओ से वेरीफाई किया गया है, वेरीफाइड आउटपुट से। ये वेरीफाइड आउटपुट से, अंदाजे से किसी ने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है, वेरीफाइड आउटपुट से सारे आउटपुट सीआरओ स्क्रीन पे वेरीफाई किए गए हैं। करंट मेजर करना हो लेकिन तो डायरेक्ट नहीं किया जाता है, करंट को वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय सेंडिंग करंट थ्रू स्टैंडर्ड रेजिस्टर। स्टैंडर्ड रेजिस्टर मींस नॉन वैल्यू का रेजिस्टर, उसके थ्रू करंट सेंड करते हैं, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर वोल्टेज वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। उसे फिर हम लोगों ने जैसे एसी और डीसी वोल्टेज मेजर किया, उसी तरह का मेजरमेंट यूज किया जाता है। देन एक छोटा सा टॉपिक, हाउ सीआरओ
displays waveforms. How CRO displays waveforms. CRO waveform कैसे डिस्प्ले करता है? CRO स्क्रीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी टाइम एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस यानी वोल्टेज एक्सिस. इसे दो पैरामीटर्स की जरूरत है. एक तो टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इनपुट चाहिए, और वर्टिकल एक्सिस को वर्टिकल एम्पलीफायर से इनपुट चाहिए. वर्टिकल एम्पलीफायर का सिग्नल अननोन इनपुट सिग्नल, वर्टिकल एम्पलीफायर का सिग्नल अननोन इनपुट सिग्नल. कंसीडर करते हैं अननोन इनपुट सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करें तो हमको इसका नेचर पता है, लेकिन सीआरओ के लिए अभी ये अननोन सिग्नल है. सीआरओ के लिए अननोन इनपुट सिग्नल है. Y इनपुट अननोन सिग्नल. वही यहां से अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड सिग्नल टाइम बेस के थ्रू. टाइम बेस सिग्नल जो कल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिकल पैटर्न, एक्सपोनेंशियल कर्व, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. इसका स्ट्रेट पाथ कंसीडर करते हैं, चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं. स्वीप टाइम एंड रिट्रेस टाइम, इसमें से ये स्वीप टाइम लिया हुआ है. स्वीप टाइम लिया है इस डायरेक्शन में. कोई भी ग्राफ पेपर पे कोई भी कर्व प्लॉट करना है तो हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स देखते हैं और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं लाइन से. उससे जो कर्व बनेगा वो एक्चुअली आउटपुट होता है. सेम वैसे ही सीआरओ प्लॉट करता है. जो अननोन इनपुट सिग्नल है, इस अननोन इनपुट सिग्नल पे कुछ पॉइंट्स मार्क करता है. अननोन इनपुट सिग्नल पे कुछ पॉइंट्स मार्क करता है. जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया O A B, ये वाला पॉइंट B, ये इसका पीक पॉइंट C, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट T. हॉरिजॉन्टल ओरिजिन से स्टार्ट किया पॉइंट O, वर्टिकल ऊपर पीक वैल्यू जो है A, यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कट होने वाला पॉइंट B, डाउनवर्ड साइड जो पीक है पॉइंट C, और इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वापस कनेक्ट करने वाला, यहाँ पे कट करने वाला पॉइंट D. सिर्फ उतने ही पॉइंट्स इस टाइम बेस सिग्नल पे मार्क करते हैं. यहाँ ये स्टैंडर्ड सिग्नल, टाइम बेस सिग्नल, स्टैंडर्ड सिग्नल, टाइम बेस सिग्नल. फिर से उतने ही पॉइंट्स 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करते हैं. A B C D. इसको जितना हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ लोगे उतना साइन वेव ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. A B C D. यहां से ये हॉरिजॉन्टल अपर पीक जो है पॉइंट A, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसको हॉरिजॉन्टली मार्क करते हैं. उसी तरह से इस पॉइंट C को हॉरिजॉन्टली मार्क करते हैं. ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स की लाइन होगी. OBD हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है तो ये टाइम एक्सिस पे आ जाएंगे. उसी तरह से यहाँ पे ये पॉइंट O यहाँ आता है, यहाँ मिलेगा मुझे पॉइंट O. उसी तरह पॉइंट A को ऊपर खींचते हैं, पॉइंट A को ऊपर खींचते हैं, पॉइंट B ऊपर खींचते हैं, पॉइंट B के बाद पॉइंट C और फिर पॉइंट D. अब ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉइंट्स के साथ आपस में कनेक्ट करते हैं. यहाँ ओरिजिन पे पॉइंट O, इधर से A ऊपर यहाँ तक आ रहा है, A यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ का पॉइंट A मिलेगा.
जैसे ग्राफ पेपर पे हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, वैसे दो कोऑर्डिनेट देख के यहाँ पॉइंट ए मिला, पॉइंट बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ से ये पॉइंट बी, पॉइंट सी यहाँ आएगा, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, देन डी पॉइंट डी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे आएगा। अब ये लाइन कर्व लाइन से कनेक्ट करते हैं इनको, कर्व लाइन से कनेक्ट करते हैं तो इसका नेचर मिलेगा, साइन वेव मिलता है, इसका नेचर मिलता है। इस तरह से CRO नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स मार्क किए, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स को कनेक्ट करके स्क्रीन पे वेवफॉर्म जनरेट करता है। डायग्राम बना लो। कितने वेव्स बना सकते हैं मतलब ये वेवफॉर्म CRO स्क्रीन पे एक ही मिलेगा। इस पे जितने पॉइंट्स मार्क करना है, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क करना है, उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। O A B C D, यहाँ पे जितने ज़्यादा पॉइंट्स मार्क करोगे उतने ही पॉइंट्स यहाँ पे भी लेना है और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ का नेचर एक्यूरेट मिलेगा। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ग्राफ का कर्व एक्यूरेट होगा। हो गया? मैक्सिमम लोगों का हो गया है। आज के लिए यही रुकते हम लोग, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बाय, कल कंटिन्यू करते हैं।